गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शिखा सिंह, डाइट प्रवक्ता, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान गोरखपुर। और कल मैंने आपको न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री का वीडियो डाला था। ठीक है, जो है नेटवर्क प्रॉब्लम के नाते जो है अपलोड नहीं हो पाया है। मैंने उसको डाल दिया है, वो अपलोड हो जाएगा आज जो है। और उसके साथ ही मैंने इसका दूसरा वीडियो भी डाल दिया है, जिसमें मैं आज आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताने जा रही हूँ। कल मैंने जो है प्रोटीन पे चर्चा की थी कि प्रोटीन क्या होता है, उसके क्या क्या सोर्स है, क्लासिफिकेशन क्या है, क्या क्या फंक्शन है, अगर कमी हो जाती है तो क्या क्या रोग होते हैं, ये सारी चीजें मैंने उसमें डाल दी थी। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। देखिए, कह रहा है भारत ही नहीं वरन जितने भी विश्व में जितने भी देश हैं, ठीक है, उनके ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है, जितने कार्बोज युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं वो हमारी डाइट में क्या करते हैं, हमको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी देश का हो, उसको कार्य करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए उसको एनर्जी की जरूरत है। उसको दौड़ना है, उसको उठना है, बैठना है, उसको बोलना है, तो उसको क्या चाहिए, उसको एनर्जी की जरूरत है। अब उसको वो एनर्जी कैसे मिलेगी? वो एनर्जी उसको मिलेगी जब वो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड का सेवन करेगा। और जब सेवन करेगा तो उससे आपको क्या होगी, उससे आपको ऊर्जा मिलेगी, जिससे आप किसी भी काम को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो जो निर्धन देश है हमारे, जैसे भारत है, ये बहुत रईस देश तो नहीं है। इसमें 80% जो आबादी है वो कृषि पर आधारित है। तो ऐसे देश हमारे जैसे भारत हो गया, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो जिसके अधिकांश लोग होते हैं वो कार्बोज के जो सोर्स होते हैं उसको अपने डाइट में ज्यादा शामिल करते हैं। ठीक है, शरीर की जो भी विभिन्न गतिविधियां होती हैं उसका संचालन होता है। ठीक है, उसको पूरा करने के लिए उनके डाइट में अधिकांशतः कार्बोज युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है भारतीयों के भोजन में मुख्य रूप से कार्बोज युक्त भोज्य पदार्थ का ही उपयोग किया जाता है। जैसे चावल हो गया, मक्का हो गया, रागी हो गया, बाजरा हो गया, बहुत सारी दालें हो गई, गुड़ हो गया, शक्कर हो गई, जिमीकंद, शकरकंद हो गया, गुड़ हो गया, और फिर आपका ये हो गया शक्कर हो गया। ये सारी चीजें जो है आपको कार्बोहाइड्रेट प्रदान करती हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एक जैविक अणु होता है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यानी कार्बन जो है वो जैविक अणु है जो 3 चीजों से मिलकर बना है। पहला है कार्बन, ठीक है, जिसको C से डिनोट करते हैं। दूसरा है हाइड्रोजन, जिसको H से डिनोट करते हैं। और तीसरा है ऑक्सीजन, इसको O से डिनोट करते हैं। तो ये 3 चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये इसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है मोनोसेकेराइड, दूसरा होता है डाई या ओलिगोसेकेराइड, और तीसरा होता है पॉलीसेकेराइड। पहला मोनोसेकेराइड, दूसरा डाईसेकेराइड, इसको ओलिगोसेकेराइड भी बोलते हैं, और तीसरा है पॉलीसेकेराइड। अब देखिए, आपके जो प्रश्न है वो इसके प्रकार जो है मोनो, डाई और पॉली, इनके अंतर्गत जो कौन कौन मोनो के अंतर्गत आता है, कौन कौन डाई के अंतर्गत आएगा, कौन कौन पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आएगा, उसका एग्जाम्पल देख के आपसे एग्जाम में पूछ देता है, आपको छांटने को दे देता है कि कौन सा डाई है, कौन सा मोनो है, कौन सा पॉली है, छाटिए। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मोनो के अंतर्गत आएगा, कौन डाई के अंतर्गत आएगा, कौन पॉली के अंतर्गत आएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोनोसेकेराइड। तो कह रहा है ये सरलतम रंगहीन, यानी जो मोनोसेकेराइड होता है ये सरलतम होता है, रंगहीन होता है, घुलनशील होता है और मीठा कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, इसीलिए इसे शर्करा या शुगर भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज, डीऑक्सी ये जो 3 मैंने ऊपर वाला बोला, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, इसमें जो है कार्बन के 6 अणु होते हैं। ठीक है, इसमें कार्बन के 6 अणु होते हैं, और ये जो है इनका जो सोर्स है प्राप्ति का वो मीठे फल जितने भी होते हैं प्लस शहद, जो हम हनी यूज करते हैं, वो इसके मेन सोर्स हैं। और एक हमने पढ़ा राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। तो डीऑक्सीराइबोज और राइबोज में कार्बन के 5 अणु होते हैं। कितने? 5। और ये हमारे आरएनए और डीएनए में पाया जाता है, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। ओके, दूसरा हम पढ़ेंगे डाईसेकेराइड। जो डाईसेकेराइड होता है ये कह रहा है ये समान या विभिन्न मोनोसेकेराइड के 2 अणुओं के ग्लाइकोसिटिक बंध से जुड़ जाने पर जो है वो डाईसेकेराइड का एक अणु बनता है। समझ में आया? जैसे समान या विभिन्न मोनोसेकेराइड के, जब मोनोसेकेराइड के समान हो या भिन्न हो 2 अणु
ग्लाइकोसिटिक बंध से जुड़ जाते हैं तो वो क्या होता है, डाइसैकेराइड शर्करा क्या एक अणु बनता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। अब जो माल्टोज है ये 2 ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर बना होता है। और देखिए जो डाईऑक्सीराइबोज होता है, डाइसैकेराइड है ये आपका, ये मीठा भी होता है और याद रखिएगा ये जल में जो है वो घुलनशील है। ओके, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। इसमें जो माल्टोज है वो 2 ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर बना है और जितने भी अंकुरित बीज होते हैं वो इसकी प्राप्ति के मुख्य स्रोत हैं। याद रखिएगा एग्जाम्पल में ये सब चीजें बहुत छोटी छोटी पूछ देता है, प्लीज इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। यानी जो माल्टोज है वो हमको अंकुरित जितने भी बीज होते हैं उससे प्राप्त होता है और ये 2 ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर बना होता है। दूसरा है सुक्रोज। हमारा जो ये सुक्रोज है ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। किससे किसे? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। और जो हम लोग केन शुगर कहते हैं, ईख जो गन्ना हम लोग खाते हैं, वो इसकी प्राप्ति का मुख्य स्रोत होता है। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लैक्टोज। जो लैक्टोज होता है इसको मिल्क शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्क शुगर। ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बनता है। किसे किसे? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है और ये जो है हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमारा जो लैक्टोज है इसको मिल्क शुगर भी हम कहते हैं। कह रहा है 3 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड अणुओं के जुड़ने से ऑलिगोसैकेराइड बनता है। ठीक है, 3 मोनोसैकेराइड या 3 से लेके 10 तक अगर मोनोसैकेराइड के अणु जुड़ेंगे तो उसको हम ऑलिगोसैकेराइड कहते हैं। तीसरा हमारा है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, मोनोसैकेराइड के 10 से अधिक और हजारों तक के अणुओं के जुड़ने की लंबी श्रृंखला को, ठीक है, जो अघुलनशील है, जटिल है, इसको हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। ठीक है, काइटिन इसका एक एग्जाम्पल है जो नाइट्रोजन युक्त पॉलीसैकेराइड है। क्या? काइटिन, ये नाइट्रोजन युक्त पॉलीसैकेराइड का एक एग्जाम्पल है। अब देखिए पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत क्या क्या आता है। पहला आता है ग्लाइकोजन, दूसरा आता है सेल्यूलोज, तीसरा आता है स्टार्च, एक आता है डेक्स्ट्रीन, एक आता है हीमोसेल्यूलोज। ये सारी चीजें जो है वो पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आती हैं। अभी पिछला मैंने एक एग्जाम देखा था, पिछला जो पीजीटी का पेपर हुआ था उसमें डेक्स्ट्रीन को पूछ दिया था कि वो किस सैकेराइड के अंतर्गत आता है, तो पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आता है। और देखिए मैं आपको बहुत थोड़ी चीज पढ़ाती हूँ लेकिन मेरे हर एक लाइन में आपको जो प्रश्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को मैं बोल जाती हूँ। तो आप मेरी बातों को प्लीज ध्यान से सुना करिए, नहीं तो अगर आप ये चीजें मिस करेंगे तो आप क्वेश्चंस को गलत कर देंगे। ठीक है, तो जो पॉलीसैकेराइड होता है वो ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और स्टार्च जो होता है प्लस डेक्स्ट्रीन जो होता है वो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल होता है। ठीक है, ये था इसका 3 प्रकार। अब हम लोग देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या रिच सोर्स होते हैं, क्या क्या हम खाएंगे तो हमको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो जैसे कह रहा है सभी प्रकार के अनाज, यानी जितने भी प्रकार के अनाज होते हैं, कुछ प्रकार की दालें, अनाज में आप गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, जौ, दालें, शक्कर, गुड़, खांड, शहद, आलू, अंजीर, शकरकंद, जिमीकंद, अरबी, चुकंदर, सूखे फल, किशमिश, मुनक्का, खजूर, सेब, नाशपाती, आम, मूंगफली, काजू, खोया, पनीर, ये सारे जो भी खाद्य पदार्थ हैं ये कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के रिच सोर्स हैं। अब बात ये आती है कि यदि आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वो प्रज्वलित होकर जलकर आपको कितने कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमको 4 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। बिल्कुल यहाँ बैठा लीजिए इसको। ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करेगी। अब क्या है
कि कार्बोहाइड्रेट के हमारे बॉडी में क्या क्या फंक्शन होते हैं, वो क्या क्या काम करता है। सबसे पहला काम तो यही करता है कि वो हमको एनर्जी प्रदान करता है, हमारी बॉडी को किसी भी कार्य को करने के लिए वो एनर्जी देगा। दूसरा, प्रोटीन की बचत करेगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप कार्बोहाइड्रेट रिच फूड नहीं लेंगे तो हमने पहले आपको बताया था कि प्रोटीन का मेन काम क्या है, वो आपके शरीर में निरंतर हो रही टूट फूट की मरम्मत करता है। अगर आप एनर्जी नहीं लेंगे, एनर्जी वाली फूड नहीं लेंगे, तो क्या करेगा, प्रोटीन अपना मेन काम छोड़ के आपको एनर्जी देने का काम करने लग जाएगा। अब उसका मेन काम क्या था, मरम्मत करना, और वो आपको एनर्जी दे रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपके ग्रोथ में, आपके विकास में बाधक होगा। तो ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट हमारे प्रोटीन की बचत भी करता है। अगर हम कार्बोज युक्त खाद्य पदार्थ खाएंगे तो हमारा एनर्जी देने का काम जो है कार्बोहाइड्रेट करेगा, और प्रोटीन का जो अपना फंक्शन है वो अपना करता रहेगा। तीसरा है कैल्शियम के अवशोषण में सहायक, यानी जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये मनुष्य के शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में भी सहायक होता है। नेक्स्ट है पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखना, यानी ये हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखता है। नेक्स्ट है रक्त में कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल होता है उसको कम करने में सहायक होता है। फिर है विषाक्त पदार्थों को हानि रहित बनाने में भी जो है वो कार्बोहाइड्रेट जो है हमको मदद करता है। नेक्स्ट है हमारे लीवर को स्वस्थ रखने में सहायक है। फिर है नाड़ी संस्थान को स्वस्थ रखने में सहायक है। फिर है विटामिन बी ग्रुप जितना हमारा होता है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, इन सारे के संश्लेषण में, ठीक है, बहुत ज्यादा मदद करता है। कौन, कार्बोहाइड्रेट। अब किसी व्यक्ति के बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो इसको हम कैसे जानेंगे कि हाँ इस व्यक्ति को जो है कार्बोहाइड्रेट की बॉडी में कमी है। तो जिस भी व्यक्ति के बॉडी में कार्बोज की कमी है उसमें कुछ लक्षण ऐसे देखे जाएंगे जिससे आप पता कर सकते हैं कि इसकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कम है। जैसे व्यक्ति का वजन कम होना, उस व्यक्ति का वजन बहुत कम रहेगा, प्लस थकावट एवं कमजोरी महसूस करना, वो बहुत जल्दी अपने आप को थका हुआ महसूस करने लगेगा, ठीक है, कमजोरी महसूस करेगा, किसी भी काम करने के लिए वो एनर्जी फील ही नहीं करेगा कि वो काम करे। नेक्स्ट, शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाना। अब जब आपको एनर्जी मिलेगी ही नहीं तो आपका जो ग्रोथ है वो भी ठीक से नहीं होगा, ठीक है, आपका किसी भी तरह का विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा, ना ही आप खुशी रह पाएंगे, ठीक है। फिर है स्वभाव में घबराहट एवं चिड़चिड़ापन होना। जैसे जब भी हमको वीकनेस वाली प्रॉब्लम होती है तो क्या होता है, हम किसी पे भी बेबात का ही झुलझुला जाते हैं, हमको तुरंत गुस्सा आ जाता है, हम तुरंत घबराने लगते हैं, कोई छोटी सी बात जो है वो हमको बिल्कुल घबरा देती है, जिसमें हमको घबराना नहीं चाहिए, उसमें हम क्या है, घबरा जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जो है वो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड नहीं ले रहे हैं, अंदर से हमको वीकनेस है, अच्छा फील नहीं हो रहा है, इसलिए हम ये सारी चीजें जो है क्रियाकलाप करते रहते हैं। फिर है शारीरिक क्रियाकलापों का कम करना, यानी क्या होगा, जब आपके पास एनर्जी नहीं होगी तो आप सुस्त की तरह एक जगह बैठे रहेंगे, आप कोई काम ही नहीं करेंगे। फिर है शरीर की आंतरिक अवयवों का विकास अवरुद्ध हो जाना, क्योंकि प्रोटीन का उपयोग निर्माणात्मक कार्य में नहीं हो पाता है। यानी जब आप कार्बोज वाले खाद्य पदार्थ नहीं लेंगे और प्रोटीन क्या करेगा, अपना मेन काम जो है निर्माण का उसको छोड़ के आपको एनर्जी देने लगेगा, और जब वो आपको ऐसे एनर्जी देने लगेगा अपना मेन फंक्शन छोड़ के, तो आपका जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है त्वचा पर झुर्रियां पड़ जाना, यानी जब भी आप कार्बोज युक्त खाद्य पदार्थों का कम सेवन करेंगे तो आपकी जो स्किन होती है इस पे बहुत जल्दी झुर्रियां पड़ जाती हैं फेस पे, ठीक है। फिर है कुपोषण के लक्षण प्रकट होना। कुपोषण के बहुत सारे लक्षण होते हैं, जब हम माल न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तो मैं उसके बारे में आपको भी बताऊंगी, और आप जानते भी होंगे कि माल न्यूट्रिशन में क्या क्या होता है। जैसे चेहरे की चमक बिल्कुल चली जाएगी, एकदम कांति नहीं रहेगी, फेस पे बाल झड़ जाएंगे, इंसान बिल्कुल पतला दुबला रहेगा, ठीक है, ये सारी समस्याएं आपको दिखती है कुपोषण में। फिर नाड़ी संस्थान के सामान्य क्रियाकलापों में गड़बड़ी आ जाएगी। फिर है पाचन संस्थान संबंधी विकार होना, नाड़ी में बहुत सारे विकार होंगे, प्लस पाचन संबंधी जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी ठीक तरीके से कार्य नहीं करेगा, तो ये बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। अब तो ये था कमी का प्रभाव। अब अगर आप कार्बोज युक्त खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन कर रहे हैं तब क्या होगा। देखिए, एक व्यक्ति को एक दिन में कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू हाइट, अकॉर्डिंग टू वेट, सब कुछ
जो है वो हम आपको आरडीए टेबल पढ़ाएंगे बहुत जल्दी, ठीक है। उसमें मैं आपको सब बता दूंगी। जैसे ही ये मेरा पोषक तत्व वाला चैप्टर मैं पढ़ा लूंगी आपको, न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री, तो मैं आपको आरडीए टेबल क्या होता है वो पूरा अच्छे से बता के मैं आपको याद करा दूंगी उस चीज को। तो आप किसी को अपने तो जानेंगे ही कि आपको कितनी कैलोरी, कितनी प्रोटीन, कितनी फैट की आवश्यकता है। आप अपने आसपास में अपनी माता जी को, अपने पिताजी को, सबको बता सकते हैं कि हाँ मम्मी आपको इतनी कैलोरी की आवश्यकता है, ठीक है, आप कम खा रहे हो, या आपको इतनी प्रोटीन की आवश्यकता है। ये आपको आप एक दूसरे को बताने लगेंगे, ठीक है, आपका नॉलेज उससे बढ़ेगा, ठीक है। तो अब जब हम कैलोरी का अधिक सेवन कर रहे हैं, जितनी हमारी बॉडी की रोज की रिक्वायरमेंट है, तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं स्टोर होगा बॉडी में और वो बहुत सारी बीमारियों को जन्म देगा। जैसे सबसे पहले प्रॉब्लम होती है कार्बोज की अधिकता से मोटापा, जिसको बोलते हैं ओबेसिटी। भारत में 60% लोग जो हैं वो इस प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, मोटापा। ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है और इसका एक मेन कारण ये भी है कि लोगों के जीवन में जो उनका जो डेली रूटीन है वो बहुत चेंज हो चुका है। उसमें एक्सरसाइज नाम का कोई पार्ट ही नहीं है। और क्या है, इंसान खाता जाता है, किसी किसी के पास इतना पैसे हैं, वो धनाढ्य है कि वो ओवर ईटिंग करता है। ओवर ईटिंग करने से क्या होगा, वो मोटापे से ग्रसित हो जाएगा। और जैसे ही अगर बॉडी में मोटापा आ जाता है तो वो बहुत सारी बीमारियों को अपने साथ फ्री में लेके आता है। जैसे हार्ट डिजीज आ जाएगी आपकी, डायबिटीज हो जाएगा आपको, कीटोसिस हो जाएगा, बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। ये मैं जितनी भी बीमारियां आपको बोल रही हूँ, ये थेरेपेटिक न्यूट्रिशन का जो हमारा पार्ट आएगा उसमें मैं आपको एक एक के बारे में डीप स्टडी करके बताऊंगी कि इसमें क्या होता है, क्या क्या उसके सिम्टम है, क्योंकि वहां से बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। तो आपके नॉलेज के लिए ये चीजें हम आगे थेरेपेटिक न्यूट्रिशन वाला जो चैप्टर हमारा जब आएगा तो मैं उसमें आपको सारी चीजें एक एक करके हर बीमारी के बारे में, क्या क्या उसके लक्षण हैं, क्या क्या उपचार हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी कि उस समय उस बीमारी में आपको कितनी कैलोरी की आवश्यकता है, कितना प्रोटीन लेना चाहिए, किसमें नहीं लेना चाहिए, किसमें कम मात्रा में लेना चाहिए। ये एक एक चीज मैं आपको बहुत क्लियरली बताऊंगी। आज मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और जो चीजें आपको समझ में ना आए, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर लिखें। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी, इवन मैं उसको पढ़ के अपने अंदर और सुधार करने का प्रयास करूंगी कि मेरी कहाँ कमी है। अगर आप मेरी कमी नहीं बताएंगे तो मैं कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊंगी। प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कोई भी समस्या हो आप लिख सकते हैं। और आप मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, गृह विज्ञान के जितने भी बच्चे हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं स्पेशली गोरखपुर की स्टूडेंट हूँ और मतलब अब तो मेरी जॉब लग गई है, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि हम बच्चे बहुत परेशान हुए, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था। लेकिन मेरी जब नौकरी हो गई, मैं सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा की और मैं जॉब के बाद जो है मैं चाहती थी कि मेरी जब जॉब हो जाएगी तो मैं लोगों की हेल्प जरूर करूंगी। क्योंकि किसी के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए पहले ये भी होना चाहिए ना कि आप उस योग्य हैं या नहीं। तो ठीक है, भगवान ने मुझे डाइट लेक्चरर की नौकरी दे दी है और मैंने सोचा है कि मैं आप सबकी, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी मेरे जूनियर्स हैं, मैं उन सब की पूरी हेल्प करूंगी। उनको आगे बढ़ने में जितना मुझे आता है मैं अपने ज्ञान को उनसे जरूर शेयर करूंगी। क्योंकि ज्ञान जो है वो बताने से बढ़ता है, घटता कभी नहीं है। इसलिए मैं सबको जो है बोलूंगी कि आप जो है इसको अपने ग्रुप में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं, जो भी बच्चे गृह विज्ञान को लेके और पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं अपने करियर में, उनकी आप भी मदद करें। यही सबसे बड़ा सहयोग होगा। धन्यवाद। हैव अ गुड डे।